हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया गाइस। दिस इज राहुल मलखान एंड लेट्स कंटिन्यू विथ आवर रिविजन्स ऑन सीए फाइनल। गाइस आई एम श्योर कि आप सब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज गाइस हम लोग रिवाइज करेंगे इंड एस 2, दैट इज इन्वेंट्रीज। गाइस ये असेट का एक स्टार्टिंग वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है। Guys, before I go ahead, let me tell you that Unacademy is actually celebrating love for your learnings, guys. और फिलहाल हमारा एक ऑफर चल रखा है guys. You are going to enjoy 20% off on your CA Final Group 1 subscriptions, Group 2 subscriptions, combo subscriptions, guys. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना पड़ेगा RM10 to get this 20% off. ये ऑफर 11th अक्टूबर से 14th अक्टूबर है, तो गाइज प्लीज इसे अवेल कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू यूज इन माय कोड RM10 गाइज। आई लव यू। चलिए रिवीजन कंटिन्यू करते हैं गाइज। सो आज का रिवीजन कौन सा होगा गाइज? आज का हमारा रिवीजन होगा इंड एस 2, दैट इज इन्वेंट्रीज, एंड दिस इज बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर अप द एसेट्स। सो इन्वेंट्रीज में फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग अप विद इज इंट्रोडक्शन, सेकंड थिंग इज स्कोप, थर्ड थिंग इज डेफिनेशन, मेजरमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, recognition as an expense, and last one is disclosure. Too good. Meditation music. Good morning, Gaurang Jakas. Yes sir. Schedule for FR. Priyanka every day 10:30 to 11:30 और 10:30 to 12 FR. ठीक है, चलो guys, first one introduction. ये स्टैंडर्ड किससे डील करता है? ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री से डील करता है। इट विल डील विथ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डील विथ रिकग्निशन ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑल. Guys, scope, this standard is applicable to all the inventories except guys financial instrument पे inventory का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इंड एस 32, 107, 109 अप्लाई होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स पे भी इंड एस 2 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट्स पे गाइज इंड एस 41 अप्लाई होगा, विच इज एग्रीकल्चर। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड। चलो गाइज, डेफिनेशंस। सो फर्स्ट डेफिनेशन, इफ यू ऑल रिमेंबर, नाउ क्विक फायर। इन्वेंट्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वेंट्रीज तीन होती है। इन्वेंट्रीज आर रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज आर वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्रीज आर फिनिश्ड गुड्स। मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में याद रखता हूँ। इन्वेंट्रीज आर फिनिश्ड गुड्स, सेकंड वन वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड वन रॉ मटेरियल। सो व्हाट आर इन्वेंट्री? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री हैज टू बी एन एसेट, ठीक है। दे आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज अ पॉइंट वन, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, that is work in progress, and in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering the services, and that is raw material. So what are inventories? Inventories are assets held for sale in ordinary course of business, that is nothing but finished goods. In process of production for such sale, that is work in progress, or held in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering the services, and this is raw material. Inventories are finished goods, inventories are work in progress, inventories are raw material, inventories are assets. Clear? Too good. Next one, definition for net realizable value, ये हम बाद में कर लेंगे। इन्वेंट्री के मेजरमेंट पे आ जाता है। गाइज आप बताइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट व्हाट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, और यहीं पे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप छोटा सा नोटपैड लेके बैठे हो मेरे साथ तो बहुत मज़ा आएगा। एक छोटे छोटे पॉइंट में गाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है? सो वी आर डन विद इन्वेंट्री का डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री का मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? तो इन्वेंट्री को मेजर करना है गाइज कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लेस, ये हमें पता है। बट गाइज रॉ मटीरियल जो आता है ना, रॉ मटीरियल का एक्टिव मार्केट अगर शायद ना हो ना, तो रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे? रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। गाइज ओनली इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिर आप रॉ मटेरियल को वैल्यू करोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। डू यू अग्री विद दिस वन गाइज? 99% of raw materials guys actually does not have active market, they don't have active market. तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट और एनआरबी पे कैसे लेके आओगे? तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। बट अगर सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स ना, देन रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। एंड गाइस सेकेंड थिंग ना, डेफिनेटली डरना नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये दोनों को किस पे वैल्यू करना है?
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे ही वैल्यू करना है। आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस ब्यूटिफुली। ठीक है, दिस इज माई मेजरमेंट प्रिंसिपल। So this is my measurement. Inventory shall be valued at lower of cost or net realizable value, lower of cost or net realizable value. अब गाइज अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि कॉस्ट में कितनी चीज़ें आनी चाहिए, कॉस्ट में इंक्लूड क्या होना चाहिए, कॉस्ट में एक्सक्लूड क्या होना चाहिए। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए 1 and 2 and 3, कॉस्ट में एक्सक्लूड होना चाहिए 1 and 2 and 3 and 4. So what should be included in the cost of inventory? Cost of purchase. Second, cost of conversion. Third one, other costs which are kind of involved in bringing the inventory to its current position, like for sale. सो अपने इन्वेंट्री को करंट पोजीशन पे लाने के लिए, इन्वेंट्री बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं ना, वो सारे इंक्लूड होंगे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा, अदर कॉस्ट होगा। एक्सक्लूड क्या करेंगे गाइस? एबनॉर्मल वेस्टेजेस को एक्सक्लूड कर दो। नेक्स्ट वन, स्टोरेज कॉस्ट, फिनिश गुड्स का स्टोरेज कॉस्ट भी एक्सक्लूड हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी एक्सक्लूड हो जाएगा और सेलिंग कॉस्ट भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस आ जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, हैंडलिंग आ जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर रिफंडेबल हो तो नहीं आएगा, बट नॉन रिफंडेबल तो ऐड कर देना। दिस इज कॉस्ट ऑफ परचेज। अदर कॉस्ट आ जाएगा गाइस। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ओवरहेड्स आ जाएंगे, फिक्स ओवरहेड्स आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे अ पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट वेरिएबल ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट कॉस्ट पर यूनिट, बट फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और budgeted cost per unit, whichever is less. वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट पे एब्जॉर्ब कर देना, बट गाइस फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट whichever is less पे करोगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड, चलो वंडरफुल। प्रियंका टू गुड, ऋषभ टू गुड। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन है गाइस, फटाफट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लाइक 5 मार्क के लिए शायद आ सकता है। So Pluto has a plant with a normal capacity to produce 5 lakh units for a product per annum and expected fixed overheads are 15 lakh. Fixed overheads on the basis of normal capacity is 3 per unit, 15 lakhs divided by 3. How shall you treat the fixed overheads under the following circumstances? Guys, question number 1. This is how quick our revisions have to go. तो guys question number 1 में पहले मैं बोल रहा हूँ कि budgeted cost per unit कितना है। तो budgeted cost per unit है कि हमें 15 लाख रुपए का खर्चा करना था, वो 15 लाख में से हमने 5 लाख रुपए के यूनिट्स की बात की है। तो गाइज अपना आंसर आ जाएगा ₹3 पर यूनिट की बात हो जाएगी। गाइज फर्स्ट वन इज एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख था, तो अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5 लाख है तो गाइज अपना एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख एंड आई गेस यू विल गेट एन आंसर ऑफ ₹3 पर यूनिट। हमारा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी 3 है, हमारा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट भी 3 है गाइस, सिंपल। तो एब्जॉर्प्शन किस पे करना है? 3 पर यूनिट पे करना है। मतलब 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ है गाइस, इसमें से इन्वेंट्री पे कितना अलोकेट करोगे? तो इसमें से हम लोग इन्वेंट्री पे कितना अलोकेट करेंगे? तो गाइस इन्वेंट्री पे अलोकेशन आप करोगे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, पूरा 15 लाख रुपए आप इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब कर लोगे। गाइस इनएफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर कोई इनएफिशिएंसी आता है तो उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना है। देयर विल बी नॉट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बुक में नहीं लाना है, बट इनएफिशिएंसी होगी तो बुक में लाके उसे पीएनएल पे लेके जाना है। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वंडरफुली क्लियर? चलो गाइस ये फर्स्ट कहानी थी। सेकेंड कहानी कहती है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है। सर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 यूनिट्स हुआ है। वाह बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर सिर्फ 3,75,000 यूनिट्स हुआ है, आपका बजटेड 5 था, आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो गाइस अपना एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000। सो गाइस 15 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ ₹4 पर यूनिट। गाइज एब्जॉर्ब किस पे करोगे? एब्जॉर्ब 3 पे यूनिट पे करोगे या 4 पर यूनिट पे करोगे?
सर एब्जॉर्ब इसे करेंगे 3 पर यूनिट पे तो 15 लाख आ गए। फिर से इसका एब्जॉर्प्शन की बात होगी। मुझे अपना स्लाइडर थोड़ा सीधा करना है, मेरे लाइन्स है ना थोड़े सीधे नहीं आते, अभी ट्राई कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे फिर से 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 पर यूनिट पे एब्जॉर्ब होगा। तो 3,75,000 इंटू 375 इंटू 3 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 11,25,000 आ गया। एंड गाइस माइनस 15 लाख की बात करेंगे तो 3,75,000 इनएफिशिएंसी है और ये इनएफिशिएंसी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी? Priyanka done, Shreya done. I want everyone attending the lecture, please give me the right answers और फटाफट सॉल्व करो। थर्ड वन, एक्चुअल प्रोडक्शन थर्ड पे बोला जा रहा है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। गाइज हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 नहीं है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा है 7,50,000 यूनिट्स। सो वी हैव गॉट 7,50,000 यूनिट्स। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 15 lakhs डिवाइडेड बाई 7,50,000। आई विल बी गेटिंग एन आंसर ऑफ ₹2 पर यूनिट। सिर्फ 2 पर यूनिट आएगा। नाउ एक्चुअल वॉज 2 पर यूनिट, बजटेड वॉज 3 पर यूनिट। तो आप किस पे एब्जॉर्ब करेंगे? सर हम 2 पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा बेटा, तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर इज 15 lakhs। Tell me, Jackass, there is no inefficiency to be reported to P&L account. Classic है, love you, wonderful. Sandhya, fantastic. Gaurang, too good. So guys, this is my concept of inventory valuation with reference to, guys, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो डाल दो कॉस्ट पर यूनिट पे, बट अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है तो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट या एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, विच एवर इज लेस। एंड थर्ड वन गाइज, अदर कॉस्ट आ जाने चाहिए हमारे, तो अदर कॉस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। Exclusions, abnormal wastages, storage costs, administration expenses and selling expenses. I hope you are very clear. So फिर से एक बार inventories. Inventory should be measured at cost or net realizable value, whichever is less. But raw material should be valued at cost. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then it should be valued at. Replacement cost. वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। सर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का इंक्लूजन्स, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट एंड एक्सक्लूजन, स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, गाइज एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डन। Too good. Then the concept that I have taught you in my class is, guys, the concept of scrap, concept of joint product, concept of byproduct. Do you remember this concept? Scrap, joint product, byproduct वाला concept याद है आप लोगों को? चलिए, तो गाइज अगर आपको याद है तो आप आंसर शूट करते जाइए। स्क्रैप का क्या करेंगे गाइज, बाय प्रोडक्ट का क्या करेंगे, और गाइज बाय प्रोडक्ट के बाद जॉइंट प्रोडक्ट का क्या करेंगे। सो स्क्रैप कैसे वैल्यू करना है, बाय प्रोडक्ट कैसे वैल्यू करना है, जॉइंट प्रोडक्ट कैसे वैल्यू करना है, स्क्रैप कैसे वैल्यू करना है। सर स्क्रैप को कैसे वैल्यू करोगे? स्क्रैप को स्क्रैप वैल्यू पे बेच दो और इसे बेच देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम हो जाएगा। सो स्क्रैप वैल्यू शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वाओ, अच्छा अगर बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो गाइस बाय प्रोडक्ट इज अ बाय प्रोडक्ट, वॉज नॉट इंटेंडेड, बन गया, अरे फ्री में मजा है, धमाल है, बेच दो इसे। इसे आप ऑलवेज एनआरवी पे रखो, इसे आप ऑलवेज एनआरवी पे रखना। अब मैं क्या करता हूँ, बाई चांस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट कुछ दिया है ना तो इसे इग्नोर कर देना। इसका इंटेंशन खाली ये है कि बाय प्रोडक्ट बनाना नहीं था, बन गया, बेच दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फिर से कम कर दो। जॉइंट प्रोडक्ट का क्या करेंगे? अगर जॉइंट प्रोडक्ट इज समथिंग विच कैनॉट बी अलोकेटेड बाय द कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन कि ये प्रोडक्ट में इतना खर्चा, ये प्रोडक्ट में इतना खर्चा, तो क्या करो गाइस, तो फिर रैशनल अलोकेशन कर दो, रीजनेबल और रैशनल बेसिस पे कर दो। और रीजनेबल और रैशनल अलोकेशन का अगर आपको तरीका पता है तो सेल्स वैल्यू के बेसिस पे अलोकेट कर दो। टेल मी, डू यू रिमेंबर दिस ऑल? स्क्रैप शुड बी वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी, जॉइंट प्रोडक्ट शुड हैव अ रैशनल अलोकेशन, दैट इज सेल्स वैल्यू पे करना है। डू यू अग्री विद दिस? जकास, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ गाइज। Question number 2. In the manufacturing process of Mars, one byproduct BP emerges besides the two main products, that is MP1 and MP2, apart from the scrap. Details of cost of production process are here as under. Item में raw material है 14,500 units and amount is 1,50,000.
गाइस वी हैव वेजेस, वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड्स, वी हैव वेरिएबल ओवरहेड्स, सारे खर्चे ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। सबसे पहले MP1 बना है, MP2 बना है। MP स्टैंड्स फॉर मेन प्रोडक्ट 1, मेन प्रोडक्ट 2, दैट इज नथिंग बट जॉइंट प्रोडक्ट बन गया। बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है। Average market price of MP1 and MP2 is 60 per unit and 50 per unit respectively. The byproduct is sold at 20 per unit. There is a profit of 5,000 on the sale of byproduct after incurring separate processing charges of 8,000 and packing charges of 2,000. 5,000 was realized from the scale of scrap required. Calculate the value of closing stock of MP1 and MP2 as on 31st of March 2011. Tell me, are you catching this up very well? जकास। तो गाइस यहाँ पे कैसे करेंगे गाइस? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग काम करेंगे गाइस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल कितने का गया था सर? रॉ मटेरियल गया था 1,50,000 का। गाइस रॉ मटेरियल के बाद हमने क्या अंदर डाला था? वेजेस। सो वी हैड वेजेस ऑफ हाउ मच? 90,000। नेक्स्ट वन, वेजेस के बाद गाइस फिक्स्ड ओवरहेड 65,000। सो वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ 65,000. Guys, next one, we have variable overheads of 50,000. So we have variable overheads of 50,000. Guys, take a total please. 1,50,000 plus 90 plus 65 plus 50. I'm getting a total of 3,55,000. Guys, अब 3,55,000 में से सबसे पहले स्क्रैप का पैसा आ जाएगा, तो स्क्रैप कलेक्ट कर लो। Now, how much is the scrap that you are getting? 5,000 is the scrap. स्क्रैप निकालने के बाद गाइस बाई प्रोडक्ट भी निकाल दो। बाई प्रोडक्ट को ऑलवेज NRV पे मेजर करना। सो गाइस बाई प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 20 पर यूनिट, 2,000 at 20. सो वी हैव गॉट 2,000 into 20. सो हाउ मच इज 2,000 multiplied by 20? इज इट 40,000 गाइस? आई होप यू आर कैचिंग माई स्पीड गाइस। बट उसमें से खर्चे हुए थे 8,000 पैकिंग चार्जेस, 2,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग, 8,000 पैकिंग चार्जेस 2,000. सो गाइस माइनस प्रोसेसिंग माइनस पैकिंग, प्रॉफिट हैज़ टू बी इग्नोर्ड. प्रोसेसिंग वाज 8,000, पैकिंग वाज 2,000. सो अल्टीमेटली यू गॉट ओनली 30,000. एंड गाइज नाउ आउट ऑफ 3,55,000 5,000 स्क्रैप से आ गया था, 30,000 रुपये बाई प्रोडक्ट से आ गए थे। तो अब हमारा अंडरस्टैंडिंग बचेगा 3,20,000 और 3,20,000 को हमें MP1 और MP2 में अलोकेट करना है। और MP1 और MP2 में कैसे अलोकेट करोगे? सेल्स वैल्यू के बेसिस पे करोगे, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे नहीं करोगे, सेल्स वैल्यू के बेसिस पे करोगे। अब सेल्स वैल्यू क्या है हमारा गाइज? MP1 5,000 यूनिट्स, MP2 4,000 यूनिट्स. सो दिस इज 5,000 यूनिट्स एंड दिस इज 4,000 यूनिट्स. एंड गाइज उसका सेलिंग प्राइस दिया है 60 and 50 रेस्पेक्टिवली. दिस इज 60, दिस इज 50. सो वी हैव गॉट 5,000 multiplied by 60. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ ₹3 lakh. Guys 4,000 multiplied by 50. So this is 4,000 multiplied by 50. I am getting 2 lakhs. Guys 3:2 के रेशियो में उसे अलोकेट कर दो. So guys 3,20,000 divided by 5 into 3, I am getting an answer of 1,92,000 and I am getting an answer of minus 320, 1,28,000. कॉस्ट अलोकेट कर दिया MP1 और MP2 को. कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इसे 5,000 से डिवाइड करेंगे, इसे 4,000 से डिवाइड करेंगे. सो 128 डिवाइडेड बाई 4,000, आंसर इज ₹32 पर यूनिट. And guys 1,92,000 divided by 5,000 is ₹38.4 per unit. Tell me guys, are you catching this well? Jackass guys. So अब फाइनली हमें क्लोजिंग स्टॉक पे वैल्यू करना है. तो क्लोजिंग स्टॉक MP1 के कितने यूनिट्स थे? 250. तो MP1 का मेरा 250 यूनिट्स था, मल्टीप्लाइड बाई 38.4 करूँगा. MP2 का मेरा गाइस था 100 यूनिट्स. तो इस 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूँगा 32 के साथ. कैलकुलेटर्स ऑन. 258 into 38.4. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ ₹9,600. एंड गाइस 100 मल्टीप्लाइड बाई 32, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3,200. So 9,600 plus 3,200, I am getting an answer of 12,800. Tell me, Jackass. Too good. Wonderful. So guys हो गया, स्क्रैप हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया. स्क्रैप को किस पे वैल्यू करोगे? स्क्रैप वैल्यू को. जॉइंट प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करोगे?
सेल्स वैल्यू के बेसिस पे, बाय प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करोगे, एनआरवी पे निकाल दोगे। चलो डन गाइस, मजा आ रहा है। इसके बाद हम चले जाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। ओ भाई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, सो आ जाओ यहाँ पे। नाउ दिस इज वेयर वी आर वर्किंग, दिस इज माय इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के टेक्निक्स। तो गाइस सबसे पहले इन्वेंट्री को क्लासिफाई करो कि दे आर इंटरचेंजेबल और दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। सो दे आर interchangeable or guys they are not interchangeable. guys inventory is not ordinarily interchangeable। मेरे को एग्जाम्पल याद आता है, यू नो डीसी कार्स, दिलीप छाबरिया का एक कंपनी है, वो एक कार्स बनाते हैं, हर एक कार को मॉडिफाई करते हैं, हर एक कार अलग होता है। अब अगर उनके आप गोडाउन पे गए और वहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन करना और वहाँ पे 10 कार खड़ी है तो 10 की 10 कार अलग है, तो सर वहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड फॉलो हो सकता है। कौन सा मेथड फॉलो हो सकता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही हो सकता है। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? अगर इंटरचेंजेबल हो तो इंटरचेंजेबल में हमारे पास दो मेथड आते हैं, पहला है हिस्टोरिक एंड सेकेंड वन इज नॉन हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब है कि वी आर मेंटेनिंग ऑल द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। In this world of digitization, the computerization and with lot of technologies available with 5G coming into the event, 99.99% of business are now working on historic methods. Historic के अंदर हमारे पास दो मेथड आ जाता है। The first one is FIFO, that is first in first out, and the second one is weighted average. बट अगर आज भी कोई पुरानी यूनिट्स चल रही है नॉन हिस्टोरिक बेसिस पे जहाँ पे परचेस कॉस्ट्स मेंटेन नहीं होते या कॉस्ट पॉइंट्स मेंटेन नहीं होते, तो वहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा रिटेल इन्वेंट्री मेथड। अब रिटेल इन्वेंट्री मेथड में सर हम इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो भाई सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस कर देते तो हमें कॉस्ट मिल जाता है, बिकॉज प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा हुआ है और हमें पता है कि हर एक प्रोडक्ट पे अपना प्रॉफिट कितना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। रिटेल इन्वेंट्री मेथड के बाद आता है गाइज हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में सारी प्रोडक्ट्स के कॉस्ट एकदम सेम है, सालों से ये बनाए जा रहे, तो बस उसे ऐड करते जाओ आप। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। आर वी क्लियर विद दैट? संध्या डन, प्रियंका टू गुड, प्रियंका अगेन टू गुड, ऋषभ, संध्या फैंटास्टिक, लवली। सो गाइज ये है हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। इन्वेंट्री को एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करना है? सर इन्वेंट्री को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्निशन करने के दो वेज होंगे। या तो जो इन्वेंट्री है उसका एनआरवी अगर उससे कॉस्ट से कम आता है तो हम उसे एक्सपेंस बुक कर देते बिकॉज वी राइट इट डाउन एज अ लॉस। एंड सेकेंड है गाइस की करंट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा, तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ एक्सपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। सो इन द करंट ईयर इफ वी राइट इट डाउन टू एनआरवी, और इन द नेक्स्ट ईयर इफ इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स गाइज, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्क्लोज कर दो, उसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर दो, उस अगर इन्वेंट्री को प्लेज पिक रखा है उस पर वर्किंग कैपिटल है तो ये सारी कहानी कर दो। टेल मी, आर यू गाइस कैचिंग दिस अप? फैंटास्टिक। वी आर डाउन 20 मिनट्स एंड इन 20 मिनट्स वी आर डाउन विथ इंड AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। आप सुनेंगे मेरी बात एक बार फिर से। इंड AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन डील्स विद ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज वहाँ पे 32, 107, 109 लगता है। एग्रीकल्चर पे इन्वेंट्री नहीं लगता है बिकॉज वहाँ पे 41 लगता है। व्हाट आर इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज आर assets held for sale in ordinary course of business, in process of production for such sale, or held as supplies to be used in the production process or for rendering the services. Done. Cost of inventory. Inventory should be not cost of inventory, measurement of inventory. Inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. Raw material should be valued at cost, but if the raw material selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then at replacement cost, work in progress and finished goods at cost or NRV, whichever is less. Cost of inventory includes cost of purchase, cost of conversion, other cost. Cost of conversion में अगर fixed overheads हो तो it should be valued at actual cost per unit or budgeted cost per unit, whichever is less. And guys, next one comes exclusion. Storage cost नहीं आना चाहिए, admin cost नहीं आना चाहिए, selling cost नहीं आना चाहिए, abnormal wastages नहीं आने चाहिए। सर अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त गाइज अगर हमारे पास इन सिंपल लैंग्वेज जॉइंट प्रोडक्ट हो या बाई प्रोडक्ट हो या स्क्रैप हो, तो स्क्रैप शुड बी वैल्यूड एट स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी, एंड जॉइंट प्रोडक्ट शुड बी डन ऑन रैशनल बेसिस, दैट इज ऑन सेल्स वैल्यू बेसिस। एनआरवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने कराया नहीं, बट एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालना है तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट अगर वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। गाइस वी हैव इंटरचेंजेबल एंड नॉट इंटरचेंजेबल। इफ इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल then we follow specific identification method. If it is ordinarily interchangeable, then there are two methods, one is historic and second one is non-historic. Under historic method I have got two methods. The first one is known as FIFO and weighted average. Non-historic and we have got two methods, that is retail inventory and standard costing method. Are we clear with that one? Tell me चकास। आगे बढ़ते हैं, चलो are you clear? सब लोग जकास बोलो। मैं इस फाइल को बंद करता हूँ कि we are done with something which is known as a Ind AS 2, which is inventory valuation.